हेलो स्टूडेंट, तो हम इस वीडियो में पावर शेयरिंग चैप्टर आपका डिस्कस करेंगे और एक ही वीडियो के अंदर हम आपके सारे के सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले कि इस चैप्टर के अंदर आपके टॉपिक ही कितने हैं। अगर मैं बात करूं इस चैप्टर के अंदर टॉपिक की, तो बेसिकली इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर आपके टोटल 5 टॉपिक्स हैं। पहला, एथनिक कॉम्पोजिशन इन बेल्जियम एंड श्रीलंका। दूसरा, मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। तीसरा, अकोमोडेशन इन बेल्जियम। तीसरा, वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल। और चौथा, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो टोटल हम वन बाय वन करके एक एक टॉपिक को डिटेल में देखेंगे और आपके इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। आप लास्ट तक बने रहना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एथनिक कॉम्पोजिशन इन बेल्जियम एंड श्रीलंका, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बेल्जियम के बारे में। तो बेल्जियम की अगर मैं बात करूं तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसके बॉर्डर फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से टच हो रहे हैं। आप देख सकते हो नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और लग्जमबर्ग, ठीक है। और इसकी जो पॉपुलेशन है लिटल ओवर 1 करोड़, 1 करोड़ से हल्की सी ज़्यादा है। सोचो, मतलब यूरोप का एक ऐसा देश जहां की पॉपुलेशन 1 करोड़ से हल्की से ज़्यादा है, लेकिन यहां पर भी हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है? एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एथनिक कॉम्पोजिशन की, जो कि कहीं ना कहीं इसकी प्रॉब्लम का एक कारण था। 59% जो लोग थे वो फ्लैमिश रीजन में रहते थे, ये येलो वाले रीजन में, ठीक है। और वो डच स्पीकिंग ग्रुप था, जो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? डच। वहीं दूसरी तरफ 40% जो लोग थे वो बेलोनिया रीजन में रहते थे, इस वाले एरिया में, ठीक है, रेड वाले एरिया में, और वो फ्रेंच बोलते थे, ठीक है। और रिमेनिंग जो 1% बच गए वो कौन थे? बेल्जियन, जो जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। जो रिमेनिंग 1% बेल्जियंस थे वो जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। जो ये रहा, देखो, अब ये देखो, ये वाला एरिया जो इस एरिया में है, ठीक है, ये जर्मनी लैंग्वेज बोलते थे। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं कैपिटल की बात करूं, जो कि क्या थी? ब्रुसेल। ब्रुसेल में हमें क्या दिखता है कि 80% फ्रेंच है और 20% डच है। तो इस तरीके से क्या हुआ? अगर मैं पूरी कंट्री की बात करूं तो कौन है मेजोरिटी में? मतलब किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है? डच की ज्यादा है। बट अगर मैं बात करूं कैपिटल की, जो कि क्या है? ब्रुसेल, तो वहां कौन है मेजोरिटी में? वहां फ्रेंच है, वो 80% है और डच 20% है। समझ में आ गया? अब यहीं पर कहीं ना कहीं हमें क्या दिखता है? इस एथनिक डिवीजन की वजह से जो देश के अंदर इतना ज़्यादा लैंग्वेज, मतलब ये जो 2 डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप के लोग हैं, और यही जो 2 डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप के बीच में हमें एक समय के बाद टेंशन देखने के लिए मिलती है। अब बात करते हैं रीज़न क्या था टेंशन का, जिसकी वजह से इस देश में सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो गई। बट सिविल वॉर हुआ नहीं, होने से पहले ही टल गया। तो हम क्या देखते हैं कि जो माइनॉरिटी फ्रेंच थे, जिनकी संख्या कितनी थी? 40%, ठीक है, वो क्या थे? रिलेटिवली रिच थे और पावरफुल थे, अमीर थे और शक्तिशाली थे। बट डच स्पीकिंग कम्युनिटीज को इकोनॉमिक बेनिफिट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का जो फायदा है, बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, उसका फायदा बहुत बाद में मिला। इसी चीज को लेकर हमें क्या दिखता है कि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है उसके अंदर एक तरीके से टेंशन दिखती है, ठीक है, या हेट्रेड दिखता है, नफरत दिखती है। किसको लेकर? फ्रेंच स्पीकिंग ग्रुप को लेकर, कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा होने के बावजूद हम इकोनॉमिकली कम डेवलप हैं और एजुकेशन जो है वो हम तक सही से पहुंच नहीं पा रही है, ठीक है, जिसकी वजह से हम गरीब हैं, ठीक है। दिस लेड टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग ग्रुप एंड फ्रेंच स्पीकिंग ग्रुप ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s। और जो ये टेंशन थी सबसे ज्यादा एक्यूट, एक्यूट मतलब सबसे ज्यादा सेंसिटिव, वो कहां थी? कैपिटल के अंदर, ठीक है। द टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज मोर एक्यूट इन कैपिटल, ब्रुसेल के अंदर थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा, श्रीलंका। अब अगर मैं श्रीलंका की बात करूं तो श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और ये हमारे साउदर्न कोस्ट पर लोकेटेड है, तमिलनाडु के पास,
तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर दूर, ठीक है। और इसकी जो पॉपुलेशन है अराउंड 2 करोड़ है, 2 करोड़ से ज़्यादा लोग नहीं रहते यहाँ पर। बट इस कंट्री में भी जो एथनिक कॉम्पोजिशन था वो बहुत क्या था, कॉम्प्लेक्स था, बहुत जटिल था। कैसे? तो मेजर जो सोशल ग्रुप था जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी वो कौन थे? सिन्हाला 74%। दूसरा ग्रुप था तमिल जो 80% थे, सॉरी 18% थे, जिसमें से 13% श्रीलंकन तमिल थे और जो बाकी रेस्ट ऑफ थे वो इंडियन तमिल थे। अब पहले समझ लो श्रीलंकन तमिल कौन है, मतलब ये भी वहाँ के कौन है? मेन नेटिव्स हैं। जैसे ये लोग वहाँ के क्या हैं? नेटिव है। तो सेम ये भी कौन है? नेटिव है। बट ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं? तमिल लैंग्वेज बोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो रेस्ट ऑफ थे 13% के अलावा वो इंडियन तमिल्स थे। ये वो तमिल थे जिनके फोर फादर मतलब दादा परदादा, वो श्रीलंका में प्लांटेशन वर्कर के तौर पर इनको लाया गया था। क्योंकि आपको पता है ब्रिटिशर्स ने इंडिया को भी गुलाम बना रखा था, कॉलोनी बना रखा था, और श्रीलंका को भी कॉलोनी बना रखा था। तो श्रीलंका में पॉपुलेशन की कमी थी, तो यहाँ से इंडिया से बहुत सारे प्लांटेशन वर्कर को काम करने के लिए श्रीलंका में वो लेके गए थे। और बाद में जो उनके जनरेशन्स थी आगे वाली, वो हम क्या देखते हैं वहीं पर सेटल्ड हो जाती है, तो वो कहलाए इंडियन तमिल्स। समझ में आ गया? बाकी अगर मैं बात करूं तो मोस्ट ऑफ जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल थे वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, बौद्धिस्ट थे। और वहीं तमिल हिंदू और मुस्लिम थे। वहीं अबाउट 4% नहीं 7% होगा, 7% पीपल्स आर क्रिश्चियंस, जो तमिल भी बोलते थे और सिन्हाला लैंग्वेज भी बोलते थे। अब क्वेश्चन ये उठता है इन दोनों ही कंट्री में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, ठीक है, जिसको हमें समझना है एक तरीके से। अब इन दोनों ही कंट्री में क्या हुआ? एक तरफ सिन्हाला ग्रुप क्या कर सकता था? अपनी पॉपुलेशन का फायदा उठाकर वहां की गवर्नमेंट में अपना डोमिनेशन क्रिएट कर सकता था। दूसरी तरफ जो बेल्जियम है वहां पर डच स्पीकिंग ग्रुप क्या कर सकता था? अपनी पॉपुलेशन का फायदा उठाकर वहां की गवर्नमेंट में अपना डोमिनेशन क्रिएट कर सकता था। तो इसी दोनों चीजों को हम पढ़ेंगे इसकी वजह से, मतलब इन दो टॉपिक से, मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका एंड अकोमोडेशन इन बेल्जियम, ठीक है, कि दोनों ही कंट्रीज ने क्या मेथड अपनाया इन प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, ठीक है, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो हम क्या देखते हैं कि श्रीलंका ने मेजोरिटेरियनिज्म को अपनाया। अब ये मेजोरिटेरियनिज्म क्या है? सिंपल, हम क्या देखते हैं कि जो सिंगली कम्युनिटीज थी, सिन्हाला कम्युनिटीज, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन के बेसिस पे उन्होंने क्या करा? ट्राई टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट, ठीक है, किसके बेसिस पे? अपनी मेजोरिटी के बेसिस पे। उनकी मेजोरिटी ज़्यादा थी, इसीलिए उन्होंने वहाँ की सरकार में अपना दबदबा, डोमिनेंस मतलब दबदबा, स्थापित करने की कोशिश करी। और इसके लिए जो ये सरकार थी सिन्हाला गवर्नमेंट, जो एक तरीके से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, मतलब ये जनता के द्वारा इलेक्ट होकर आई थी, उन्होंने कुछ ऐसे सीरीज ऑफ मेजर्स अपनाए जिससे उनका डोमिनेशन क्रिएट हो सके, उनकी सुप्रीमेसी क्रिएट हो सके, ठीक है। और उन्होंने क्या करा? 1956 में एक एक्ट पास करा और उस एक्ट के थ्रू उन्होंने अपने डोमिनेशन को प्रूव करा। अब ये एक्ट में था क्या? पहला, रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब जो भी काम होगा वो किस लैंग्वेज में होगा? सिन्हाला लैंग्वेज में होगा पूरे श्रीलंका के अंदर। मतलब तमिल लैंग्वेज को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया गया, नज़रअंदाज कर दिया गया। दूसरा, द गवर्नमेंट followed preferential policy that favor Sinhala applicants for university position and government jobs। और गवर्नमेंट ने क्या करा कि सिन्हाला कम्युनिटीज को यूनिवर्सिटी के अंदर और गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर क्या दी? प्रायोरिटी दी, प्रेफरेंस दिया। तीसरा, स्टेट सेल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, मतलब जो वहाँ की सरकार है वो केवल बुद्धिज्म को ही बढ़ावा दे रही है और उसी को बचा रही है। समझ में आ गया? अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच स्टेप टेकन बाय सिन्हाला ग्रुप टू शो देयर डोमिनेशन,
मतलब कि सिन्हाला ग्रुप ने ऐसे कौन कौन से तरीके अपनाए जिससे वो अपना डोमिनेशन दिखा रहे थे। तो ये 3 ऐसे तरीके थे जिसके थ्रू सिन्हाला ग्रुप अपने डोमिनेशन को शो कर रहा था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये क्या देखते हैं, जो ये जितने भी ये तीनों तरीके अपनाए, ये तीनों तरीके, इसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि जो तमिल स्पीकिंग ग्रुप था उसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द तमिल्स। ठीक है, अब ये एलिनेशन का मतलब क्या होता है, बेगानापन। मतलब कि उनके अंदर ये आ रहा है कि कोई भी हमारे लिए काम ही नहीं कर रहा है, हम तो इसी देश के अंदर बेगाने हो गए हैं, किसी को हमारी फिक्र ही नहीं है। ठीक है, ये फीलिंग किसके अंदर आ गई, एक तरीके से तमिल्स ग्रुप के अंदर आ गई कि कोई भी हमारी केयर नहीं कर रहा है। बिकॉज जिस तरीके की पॉलिसीज को अडॉप्ट करा गया उससे साफ चीजें दिख रही थी। ठीक है, इसीलिए उनके अंदर ये चीजें आई। अब क्वेश्चन उठता है, वाई फीलिंग ऑफ एलिनेशन डेवलप अमंग तमिल पीपल्स। तो none of the सिन्हाला लीडर was sensitive their culture and language। कोई भी सिन्हाला लीडर उनके कल्चर और लैंग्वेज को लेकर सेंसिटिव नहीं है, क्योंकि कोई भी उनकी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा है, कोई भी उनके कल्चर की बात नहीं कर रहा है। केवल सिन्हाला कल्चर को प्रमोट करा जा रहा है, बुद्धिज़्म को प्रमोट करा जा रहा है, सिन्हाला लैंग्वेज को प्रमोट करा जा रहा है, उनकी लैंग्वेज की कोई बात ही नहीं कर रहा है, कल्चर की बात ही नहीं कर रहा है। दूसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाई देम इक्वल पॉलिटिकल राइट एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज। आप देख सकते हो ये वाला कि क्या देखते हैं कि यूनिवर्सिटी पोजीशन के अंदर और जॉब्स के अंदर किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, सिन्हाला ग्रुप को दी जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, इनइक्वालिटी है। दूसरी चीज़ डिस्क्रिमिनेशन भी बोल सकते हैं हम। दूसरी चीज़ कि जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो उनको मिले ही नहीं। वहाँ की सरकार में किसका डोमिनेशन है, वहाँ की सरकार में हमें दिखता है सिन्हाला लोगों का डोमिनेशन, ना कि तमिल लोगों का। तो इसलिए वो लगे कि कोई उनको पॉलिटिकल राइट भी नहीं मिल रखे हैं। ठीक है, और ना ही हम क्या देख रहे हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब और अदर अपॉर्चुनिटीज़ में इक्वल ट्रीट किया जा रहा है, बल्कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ये 2 ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से उनके अंदर फीलिंग ऑफ एलिनेशन डेवलप हुई। ठीक, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ भाई, भाई शांत तो बैठेंगे नहीं, कोई भी शांत नहीं बैठता है। तो ऐसे में इन्होंने क्या रिएक्शन करा, तो हम क्या देखते हैं, द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टी एंड स्ट्रगल टू रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। और उन्होंने क्या करा, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी बनाई श्रीलंकन तमिल्स ने। ठीक है, और स्ट्रगल करा। और क्यों करा स्ट्रगल, कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने डिमांड करी किसकी, रीजनल ऑटोनॉमी की। रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है कि अलग देश की मांग नहीं करी है, मतलब वो श्रीलंका के अंदर ही रहेंगे लेकिन उनके एरिया में उनकी कम्युनिटीज के लोगों को वहाँ की सरकार में रूल करने का राइट दिया जाए। ठीक है, कि वहाँ के एरिया में जो भी डिसीजंस लिए जाएं वो तमिल लोगों के द्वारा लिए जाएं। ठीक है, और किसकी मांग करी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, एक मिनट, और किसकी मांग करी, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब। ठीक है, इन चीज़ों की मांग वो करते हैं। पहला, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने लॉन्च करा उसके थ्रू उन्होंने तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करने की बात कही। दूसरा, रीजनल ऑटोनॉमी की मांग करी। और तीसरा, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग जॉब एंड एजुकेशन, इसकी बात करी। ठीक है, हमें ये चीज़ देखने के लिए मिलती है। बट हम क्या देखते हैं कि जितनी भी डिमांड थी सबको क्या कर दिया गया, डिनाइड। ठीक है, सबको मना कर दिया गया, सबके लिए मना कर दिया गया, नहीं हम नहीं दे सकते। ठीक है, इसी की वजह से इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, 1980s में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंका के अंदर तमिल्स ग्रुप्स के द्वारा बनाए जाते हैं और वो डिमांड करते हैं एक इंडिपेंडेंट तमिल ईलम इन नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा कौन रह रहे थे, तमिल्स रह रहे थे। ये देखो आप, ये वाला पार्ट नॉर्दर्न वाला और ये देखो ईस्टर्न पार्ट। तो इन्होंने इस पूरे एरिया को इंडिपेंडेंट करने की मांग करी कि भाई इस पूरे एरिया को इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, क्योंकि जब इनकी इस मांग को, जो कि पूरी तरीके से सही डिमांड थी, इन डिमांड्स को कहीं ना कहीं वो डिनाई कर रहे हैं बार बार। ठीक है, तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा
जो कि तमिल्स के द्वारा बनाई गई थी। उसके थ्रू उन्होंने डिमांड करी एक इंडिपेंडेंट तमिल ईलम इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका की। ठीक है, और फिर वही वाली बात है कि डिनाई कर दिया गया इस चीज़ को। हर चीज़ के लिए सिविल वॉर होता है। इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से हमें क्या दिखता है कि श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर जनरेट हो जाता है। सिविल वॉर मतलब देश के अंदर ही दो कम्युनिटीज आपस में लड़ना शुरू कर देती है। ठीक है, जिसकी वजह से thousands of peoples of both communities have been killed। दोनों कम्युनिटी के thousands of हजारों लोग मारे गए। Many families were forced to leave the country as a refugee। और बहुत सारे लोगों के ऊपर दबाव आया जिसके कारण उनको अपनी कंट्रीज को छोड़ना पड़ा और रिफ्यूजी के तौर पर दूसरे देश में रहना पड़ रखा है। नेक्स्ट, मैनी लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। और बहुत सारे लोगों को अपनी इनकम से भी हाथ धोना पड़ा, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब इतना ज़्यादा वायलेशन हुआ तो उनको उस एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में जाना पड़ा। तो उस एरिया में वो लोग काम धंधे में लगे हुए थे, उनका रोजगार था, तो रोजगार भी उनसे चला गया। और फाइनली ये जितना भी सिविल वॉर था वो 2009 में एंड हुआ कहीं ना कहीं। तो आई होप आपको श्रीलंका का पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपको मैप के थ्रू बताया गया कि किस तरीके से वहाँ पर एथनिक डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करते हैं दूसरा जो टॉपिक है आपका अकोमोडेशन इन बेल्जियम, जिसको बोलते हैं बेल्जियम की समझदारी। एक तरफ आप क्या देखा, श्रीलंका में मेजोरिटिज्म के बेसिस पे गवर्नमेंट बनाई, जहां पर सिन्हाला ग्रुप ने अपना डोमिनेशन क्रिएट करा। बट वहीं अदर साइड बेल्जियम ने अकोमोडेशन मतलब समझदारी का एक एग्जाम्पल हमें दिखाया। ठीक है, देखो बेल्जियम के लीडर ने क्या करा, रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है, क्या करा उन्होंने, रिकॉग्नाइज करा मतलब मान्यता दी एक तरीके से कि भाई हम जितने भी ये रीजनल डिफरेंसेस हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी हैं, ये जो अलग अलग लैंग्वेजेस के ग्रुप में, हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या करा, 1970 से 1993 में, 1970 टू 1993 में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम अमेंड करा। ठीक है, ताकि सभी लोग, एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। समझ में आ गया। तो पहला क्या करा, जो बेल्जियम की सरकार है उन्होंने रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करा, मान्यता दी कि हाँ भाई हमारे देश में डिफरेंट कल्चर और कम्युनिटीज़ और कल्चर के लोग, रीजनल डिफरेंसेस के लोग रह सकते हैं। सबको राइट है कि वो अपने कल्चर को, लैंग्वेज को प्रमोट करे, बढ़ावा दे। दूसरा उन्होंने क्या करा, इसको और अच्छे से करने के लिए कि सभी लोग एक साथ रह सके, 4 टाइम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदला। अब ये 4 टाइम जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदला है वो क्या है। पहला, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि जो देश की सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, ठीक है, जो देश की सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उस गवर्नमेंट के अंदर डच और फ्रेंच दोनों ही लैंग्वेज ग्रुप के इक्वल मेंबर होंगे। मतलब अगर 100 मेंबर हैं तो 50 डच के होंगे और 50 फ्रेंच के होंगे। तो इससे प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होगी। ये नहीं रहेगा कि भाई फ्रेंच का डोमिनेशन है गवर्नमेंट में या डच का डोमिनेशन, ऐसा रहेगा नहीं। इसके अलावा सम स्पेशल लॉ रिक्वायर्ड सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। और अगर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो बेल्जियम के लिए लेने हैं तो दोनों लैंग्वेज ग्रुप के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा, तभी वो बिल पास होगा। आई होप आपको पहला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। दूसरा, मैनी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा कराया गया ऑफ 2 रीजन। 2 रीजन कौन थे, फ्लेमिश और बलोनिया, इनको दे दी गई। ठीक है, जिसकी वजह से पहले क्या था कि वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर थी बेल्जियम के अंदर, बट जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी बहुत सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी, तो इसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि अब जो स्टेट गवर्नमेंट थी ये दोनों एरियाज की, वो अब ज़्यादा क्या थी, नॉट
सब ऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब वो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं थी। अब फ्लेमिश में डच स्पीकिंग ग्रुप अपने एरिया में रूल कर सकता है और पेलोनिया में फ्रेंच स्पीकिंग ग्रुप अपने एरिया में आसानी से रूल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा क्या करा, कैपिटल जहां पर जो सिचुएशन थी वो सबसे ज़्यादा एक्यूट थी, मैंने बताया आपको, वहां पर 80% फ्रेंच थे और 20% डच थे। तो हम क्या देखते हैं कि बेल्जियम के अंदर, सॉरी ब्रुसेल के अंदर एक सेपरेट गवर्नमेंट फॉर्म करी गई जहां पर दोनों कम्युनिटीज के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा यहाँ तो 80% फ्रेंच थे और 20% डच थे, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन क्यों मान गए? तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में देखो कि 50 फ्रेंच थे और 50 डच थे, जबकि डच की पॉपुलेशन तो ज़्यादा थी, तब भी उन्होंने 50-50 के लिए एग्री हो गए। तो इसीलिए हमें यहाँ पर भी क्या दिखता है कि जो फ्रेंच स्पीकिंग ग्रुप है वो भी इस चीज़ के लिए एग्री हो गए कि हाँ भाई 50% मेंबर डच के होंगे और 50% मेंबर फ्रेंच के होंगे, ठीक है, कैपिटल में जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी। इसके अलावा क्या करा गया, एक हमें तीसरी गवर्नमेंट दिखती है। अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देर इज थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म्ड विच इज नोन एज कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो उन्होंने एक और तीसरे लेवल पर एक सरकार बनाई जिसका नाम क्या, कम्युनिटी गवर्नमेंट रखा गया, ठीक है। तीसरे लेवल पर जो एक सरकार बनी इसको कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला गया, ठीक है। अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या थी, ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन अबाउट कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटीज। जैसे डच लोगों की अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, फ्रेंच की अपनी होगी और जर्मन की अपनी होगी। और इनका काम क्या होगा, देखो लिख रखा ना, स्पीकिंग नो मैटर वेयर दे लिव। अब वो फ्लैमिश में रह रहे हो या बेलोनिया में रह रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी अपनी अपनी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, ठीक है, जो क्या करेगी, पावर रिगार्डिंग कल्चर एजुकेशन एंड लैंग्वेज, इससे रिलेटेड इश्यूज के ऊपर इनके पास पावर है, किसके ऊपर ये लोग काम करेंगे। जो बेल्जियम की, सॉरी जो डच की कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो उनके कल्चर एजुकेशन और लैंग्वेज से रिलेटेड काम करेगी, फ्रेंच की उनसे करेगी और जर्मन की भी उनके कल्चर एजुकेशन और लैंग्वेज से रिलेटेड काम करेगी। अब अगर आपने ये पूरा पढ़ लिया हो तो आपको लग रहा होगा कि यार क्या है इतना ज़्यादा झंझट पंडत पाले इन्होंने। आपको लग सकता है कि जो ये बेल्जियम का मॉडल था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन इसी ने क्या करा, अवॉइड सिविक स्ट्रिप बिटवीन टू कम्युनिटीज। जो दो कम्युनिटीज के बीच में दरार थी उस दरार को कहीं ना कहीं कम करा। जो ये मेजर्स अपनाए गए, इस मेजर्स के थ्रू ये जो आप देख रहे हो ये चारों के चारों, तो ये जो स्ट्रिप था, सिविक स्ट्रिप, जो दो नागरिक, दो ग्रुप जो आपस में एक दूसरे से दूर जा रहे थे, इनको पास लेकर आए। समझ में आ गया, ये चीज़ हमें देखने के लिए मिलता है। और बाद में हम क्या देखते हैं, मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोपियन केम टुगेदर एंड फॉर्म यूरोपियन यूनियन, ठीक है। और हम क्या देखते हैं, ब्रुसेल को उसका हेडक्वार्टर बनाया गया। तो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल के अंदर है, ठीक है। आई होप आपको दोनों समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। अब इन दोनों ही देशों की स्टोरी से हम क्या समझ सकते हैं, तो हम क्या देखते हैं, दोनों ही देश डेमोक्रेटिक थे, बट दोनों ही देशों का जो प्रॉब्लम को लेकर जो एटीट्यूड था, एटीट्यूड मतलब नजरिया जो था उनका, वो अलग अलग था। बेल्जियम ने क्या करा, बेल्जियम हैव रियलाइज्ड दैट यूनिटी ऑफ अ कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। वो जानता था बेल्जियम कि अगर मुझे उस अपने देश में यूनिटी बना के रखनी है, मुझे अगर यूनिटी बनानी है, तो हमें क्या ज़रूरी है कि हम क्या करें, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ की फीलिंग को और इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करें, ठीक है। और इसी की वजह से हम क्या देखते हैं, वहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट था वो कम हुआ। समझ में आ गया। दूसरी तरफ श्रीलंका ने मेजोरिटिज्म के बेसिस पे गवर्नमेंट बनाई, मेजोरिटी कम्युनिटीज के बेसिस पे उन्होंने अपना डोमिनेशन क्रिएट करने की कोशिश करी और उन्होंने क्या करा, रिफ्यूज टू शेयर पावर। उन्होंने पावर को शेयर करने से मना कर दिया कि हम तमिल लोगों को पावर नहीं देंगे सीधा, जिसकी वजह से इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ अ कंट्री,
जिसकी वजह से उस देश की जो यूनिटी थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई, और इसकी वजह से हमें वहां पर क्या दिखता है, सिविल वॉर की सिचुएशन देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो ये चीज हमें दिखता है। अब हम बात करते हैं वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है? ठीक है, तो इसके दो कारण हैं। इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू सोशल ग्रुप्स या डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो ये क्या है, एक प्रूडेंशियल रीजन है। क्या है? जरूरी। जब हम फायदा और नुकसान, मतलब बेनिफिट एंड लॉस को देखते हुए काम करें, जिसे बोलते हैं प्रूडेंशियल रीजन। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होता है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। कैसे? इसका एग्जांपल आप बेल्जियम में देख सकते हो। बेल्जियम में क्या करा गया, बेल्जियम के अंदर फ्रेंच और डच दोनों के बीच में पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, और डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से क्या हुआ, वहां पर क्या हुआ, सिविल वॉर खत्म हो गया। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका में हम क्या देखते हैं कि तमिल्स लोगों को गवर्नमेंट के अंदर इंक्लूड ही नहीं करा गया, साथ ही साथ बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन दिखता है हमें, जिसकी वजह से वहां पर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन जनरेट हो गई। तो देखो, सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लेड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। सरकार भी कई बार हाथ धो देती है सत्ता से, वायलेंस की वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। देयरफॉर पावर शेयरिंग इज गुड वे टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ अ पॉलिटिकल ऑर्डर एंड यूनिटी ऑफ अ नेशन। ठीक है, पहला और मेन रीजन। दूसरा, पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि एक मोरल रीजन है, नैतिक कारक, कि भाई एक देश के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उसको गवर्नमेंट के साथ जोड़ा जाए, नहीं तो ऐसी गवर्नमेंट का कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, देखो, अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्ट बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लाइन विद इट्स अफेक्ट। मतलब कहने का मतलब है कि पावर शेयरिंग के अंदर या डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि जिसको भी पावर दी गई है और जो डिसीजन ले रहा है, और उन डिसीजंस की वजह से जिनके ऊपर अफेक्ट आ रहा है, ठीक है, तो उनको भी पावर के साथ जोड़ा जाए। और अगर आप उनको पावर के साथ नहीं जोड़ रहे हो तो ऐसी डेमोक्रेसी का कोई भी फायदा नहीं है। तो ये लिखा हुआ है, अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लाइन विद इट्स अफेक्ट। ठीक है, जो भी उनके डिसीजन से, ठीक है, अफेक्ट हो रहा है तो उनको भी साथ में इन्वॉल्व करा जाए। और एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वही होती है वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायरिंग अ स्टेक ऑफ अ सिस्टम, जिसके अंदर लोग अपने पार्टिसिपेशन के थ्रू, अपनी हिस्सेदारी के थ्रू गवर्नमेंट के अंदर एक स्टेक लेते हैं। कैसे लेते हैं? वो वोटिंग के थ्रू लेते हैं, कि जिनको पसंद आता है तो वो उनको वोट देते हैं, और जो उनको अच्छा नहीं लगता है तो उसको वोट नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा कारण है। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग या पावर शेयरिंग का जो आइडिया है वो आया ही कैसे। तो पावर शेयरिंग का जो आइडिया है वो अपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पावर। ठीक है, तो जो अनडिवाइडेड पावर होती है, मतलब जहां पर पावर केवल एक ही पर्सन के हाथ में रहती है। ठीक है, जितनी भी पावर है, ऑल पावर एक्सरसाइज बाय वन पर्सन और ग्रुप, या एक ग्रुप या एक पर्सन के द्वारा सारी की सारी पावर को एक्सरसाइज किया जाता है। ठीक है, अब जो अनडिवाइडेड पावर थी, जहां पर पावर किसी एक पर्सन या ग्रुप के पास होती है, तो वो लोग ये मानते थे कि अगर पावर को बांट दिया जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा। देखो, इट इज बिलीव दैट ऑल पावर ऑफ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप, बिकॉज इफ द पावर शेयर इट वुड नॉट पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन एंड इन्फोर्स दैम। अगर पावर को बांट देंगे तो ये पॉसिबल नहीं कि हम जल्दी से डिसीजन ले पाएँ और उसको लागू कर पाएँ। इसलिए ज़रूरी है कि पावर को एक पर्सन और एक ग्रुप के हाथ में रहने दिया जाए। समझ में आ गया? बट हम क्या देखते हैं कि इससे कई बार दिक्कत भी होती है। क्या दिक्कत होती है? जब कई बार हम एक पर्सन के हाथ में सारी की सारी पावर को दे देते हैं
तो उसकी वजह से वो कई बार डिक्टेटरशिप का रूप ले लेता है और वो जनता को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर देता है, जो कि इस अनडिवाइडेड पावर की कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी कमी है। इसीलिए हम क्या देखते हैं कि बहुत सारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उभरती है जिसके अंदर जनता, पीपल क्या करते हैं, जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं गवर्नमेंट के अंदर रहकर, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट सही से काम नहीं करती है तो उनको हटाने की भी पावर उनके पास होती है। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर हमें बहुत तरीके दिखते हैं, डिफरेंट टाइप दिखते हैं पावर शेयरिंग के, ठीक है। पहला तरीका अगर मैं बात करूं तो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गिवन सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो पहला क्या तरीका होता है, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट है, याद रखना, ठीक है। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, ठीक है, वो उनको पास सेम पावर होती है, मतलब इसको हम हॉरिजॉन्टल पावर भी बोलते हैं। ये तीनों सेम लेवल पर है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है। मतलब कोई भी एक दूसरे से ऊपर नहीं है। देखो, डिफरेंट ऑर्गन प्लेस एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर, मतलब सबके पास सब एक ही लेवल पर, ये नहीं हो सकता मैं ज़्यादा ऊपर हूँ, मेरी पोस्ट ज़्यादा ऊपर है, मेरी पोस्ट ज़्यादा ऊपर है, मेरी पोस्ट ज़्यादा ऊपर है, सबको एक ही लेवल बना दिया गया, बट तीनों के काम अलग अलग हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी, एग्जीक्यूटिव जो लॉ बन रहे हैं उसको इंप्लीमेंट करेगी, जुडिशरी उस लॉ को देखेगी कि ये सही है या नहीं है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही नहीं है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी। समझ में आ गया। सच सेपरेशन इंश्योर डेट नन ऑर्गन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, कोई भी एक ऑर्गन अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। समझ में आ गया। ईच ऑर्गन चेक द अदर, मतलब जो हर ऑर्गन दूसरे के कामों पर नजर रखता है, ठीक है। दिस रिजल्ट बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। समझ में आ गया। तो ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग पावर को बांट दिया, अलग अलग काम दे दिए तो वो अपनी अनलिमिटेड पावर का यूज करेंगे, एक दायरे के अंदर रहकर ही काम करेंगे, और अगर वो दायरे से बाहर निकलेंगे तो दूसरा ऑर्गन उसको चेक करेगा, ठीक है। समझ में आ गया। इसी को बोलते हैं हम बैलेंस ऑफ पावर भी बोलते हैं, और इसी का एक और नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। आई होप आपको पहला पावर शेयरिंग समझ में आया होगा। दूसरा, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, ठीक है। जैसे अ जनरल गवर्नमेंट फॉर इंटायर कंट्री, जिसको हम बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंटायर कंट्री एंड गिव रेट फॉर द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, ठीक है। एक और गवर्नमेंट जिसको हम बोल सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल पर, और दूसरी क्या होगी, एक स्टेट गवर्नमेंट होगी जो प्रोविंशियल लेवल पर होगी और रीजनल लेवल पर होगी, या तो आप प्रोविंस बोलो या रीजनल बोलो, बात एक है। समझ में आ गया। अब देखो, जो जनरल गवर्नमेंट होती है उसको हम फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, जो क्या करती है, पूरी कंट्री के लिए काम करती है। इन इंडिया वी रेफर इट एज अ सेंट्रल एंड यूनियन गवर्नमेंट, जो क्या करती है, पूरी कंट्री के लिए डिसीजन लेती है। गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कंट्री। जैसे इंडिया में हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है उसको हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ले डाउन द पीपल और पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, क्लियरली बता देता है। जैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन मान लो, तो उसके अंदर लिखा होता है साफ साफ कि इस पर जो भी काम है, इस लाइन के अंदर जितने भी काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, इसके अंदर जो भी काम है वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और इसके अंदर जो भी काम है वो सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर करेंगे, ठीक है। और अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट उसका सॉल्यूशन करता है, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग कॉल्ड वर्टिकल पावर शेयरिंग। समझ में गया। जहां पर हम क्या करते हैं,
गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल पर पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आई होप आपको दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तीसरा, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज अ रिलीजियस लिंग्विस्टिक ग्रुप। हम इसके बीच में भी पावर को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ कंट्रीज में क्या करा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट होती है इसके लिए कि वीकर सेक्शन, सोशली वीकर सेक्शन एंड वुमेन्स आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कि वुमेन्स को या सोशली वीकर सेक्शंस को लेजिस्लेचर के अंदर जगह दी जाए। जैसे हमारे देश के अंदर लोकसभा के अंदर 84 सीट्स एससी के लिए रिजर्व है, 47 सीट एसटी के लिए रिजर्व है। सेम इसी तरीके से जो हमारे देश में लोकल गवर्नमेंट है, जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटी होती है, वहाँ पर 33% सीटें जो होती हैं वो वुमेन्स के लिए रिजर्व है। समझ में आ गया? क्लियर है आप लोगों को? तो ये तरीका भी हम अपना सकते हैं। जैसे देखो, इन बेल्जियम गवर्नमेंट फॉर्म कम्युनिटी गवर्नमेंट। आप जैसे देख सकते हो कि अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप के लिए वहाँ पर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी गई, जिसमें उस ग्रुप के लोग अपनी अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट को चुनेंगे। ठीक है, और फिर उनके कल्चर और उनके लैंग्वेज से रिलेटेड काम वो लोग करेंगे। और इंडिया में इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट करा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और कानून के द्वारा। समझ में आ गया? अब लास्ट जो पावर शेयरिंग का तरीका वो क्या है? पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप। ठीक है, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। याद रखना, प्रेशर ग्रुप है यहाँ पर। ठीक है, किसके बीच में? पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। इनके बीच में भी हम क्या कर सकते हैं? पावर को शेयर कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम कैसा कर सकते हैं, जो पावर में है उसके ऊपर कंट्रोल और अपना इन्फ्लुएंस, ठीक है, इम्पोज कर सकते हैं, अपना प्रभाव स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, कि वो अपनी मनमर्जी से काम ना करे जो पावर में है। जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर अगर मैं बात करूं, मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट, एक से ज़्यादा पार्टी होती है और लोगों को पूरी तरीके से फ्रीडम होती है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को वोट दे सकते हैं। समझ में आ गया? और इस कंपटीशन की वजह से हम क्या देखते हैं कि गारंटी मिलती है क्या, कि जो पावर है वो सेंट्रलाइज्ड ना हो। क्या ना हो? सेंट्रलाइज्ड ना हो। मतलब एक ही पॉलिटिकल पार्टी के पास सारी की सारी पावर ना हो, और अगर वो कुछ गलत करते हैं तो नेक्स्ट इलेक्शन में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो जनता होती है वो उसकी जगह दूसरी पार्टी को चुनती है। समझ में आ गया? जिससे उनके ऊपर कुछ कंट्रोल लग पाए। क्लियर हो गया? पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा, हम एक और चीज़ का देखते हैं कि बहुत सारे मैनी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जैसे ट्रेडर्स, फार्मर्स, वर्कर्स, क्या करते हैं? मे हैव देयर ओन इंटरेस्ट ग्रुप। इनके अपने खुद के क्या होते हैं? यूनियन होते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप को यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो? यूनियन होते हैं। अपने यूनियन होते हैं, सुना होगा, लेबर यूनियन, किसान यूनियन, ट्रेड यूनियन। अब सरकार के किसी डिसीजन की वजह से किसानों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, वर्कर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ये क्या करते हैं? ये ग्रुप सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। ठीक है, देखो, एंड कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो सरकार के डिसीजन लेने की, डिसीजन वाली बॉडी है सरकार, मतलब उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। या सरकार अगर वर्कर्स के लिए काम नहीं कर रही है, ट्रेड यूनियंस के लिए काम नहीं कर रही है, तो सरकार पे वो प्रेशर क्रिएट करते हैं कि सरकार हमारे ऊपर भी ध्यान दे, हमारे लिए भी काम करे। इससे क्या होता है? इंश्योर दैट वॉइस ऑफ ईच सेक्शन ऑफ सोसाइटी और हेयर्ड। ठीक है, ईच सेक्शन ऑफ सोसाइटी हेयर्ड। ठीक है, सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी की आवाज़ को सुना जाए। इसके थ्रू हमें ये चीज़ देखने के लिए मिलती है। आई होप आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, फेडरलिज्म के साथ। वीडियो को पूरा जरूर देखना। साथ ही साथ अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसे लगे। साथ ही कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।